बिहार में बसे हुए जितने बांग्ला भाषी लोग हैं उन लोगों की एक केंद्रीय समिति है। हमारा मुख्य रूप से काम है बिहार के बांग्ला भाषियों को पढ़ने के लिए स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में सभी सुविधा उपलब्ध हो, बांग्ला किताब उपलब्ध हो, बांग्ला शिक्षक उपलब्ध हो और उन्हें उनकी जो अधिकार से मिलता है वो अधिकार में उन्हें मिले। आपको पता होगा बिहार राज्य में बांग्ला भाषी भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जिसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक को उनके भाषा पढ़ने का शिक्षक, पुस्तक एवं बाकी सब उससे जुड़े हुए चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है। आज दिनांक 2 मार्च 2025 को बेलबाग बेतिया स्थित रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर प्रांगण में बिहार बंगाली समिति का 56वां आम सभा संपन्न हो रहा है। ये जो समिति है बिहार बंगाली समिति, ये 1938 में बनाई गई थी, जब बिहार राज्य को बंगाल से अलग करके अंग्रेजों ने एक नया राज्य बनाया। उस वक़्त बांग्ला भाषी जो बिहार में थे उन लोगों को अंग्रेजों ने ये समझाने का कोशिश किया कि ये बांग्ला भाषी बंगाल के हैं, ये बिहार के नहीं हैं। उस वक़्त प्रियरंजन दास, PR दास जो थे, वो चित्तरंजन दास के भाई थे। वो आए थे पटना में। उस वक़्त हाईकोर्ट को, कलकत्ता हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट बनाया गया था, उसके वो जज होकर आए थे। लेकिन जब इस तरह से अंग्रेज़ों ने इस बात को उठाया कि बांग्ला भाषी लोग बिहार के लोग नहीं हैं, ये बंगाल के हैं और ये परेशान कर रहे हैं, तब उन्होंने अपना जो जज बने थे उनको छोड़कर वो लौट आए और लौट कर आकर बिहार बंगाली समिति बनाया और उन्हें कहा हम लोग बांग्ला भाषी हैं केवल, लेकिन हम बिहार के साथ हैं। उसी समय बिहार बंगाली समिति की नींव रखी गई थी। बांग्लादेश की लड़ाई के बाद में लगभग 7 से 8 लाख बांग्ला भाषियों को बिहार में बसाया गया था। उन्हें यहाँ का नागरिक दिया गया था, उन्हें सिटीजनशिप दिया गया। इनकी अपनी कुछ समस्याएं थी, जिनको रहने के लिए, पढ़ने के लिए, शिक्षक के लिए परेशानी थी। बिहार बंगाली समिति ने इन लोगों का समस्या उठाया, उन्हें सभी को अपने बिहार बंगाली समिति के सदस्य बनाया। आज इतने दिन हो गए हैं, इसके बाद भी कुछ हमारी समस्याएं हैं जो सरकार प्रॉमिस करने के बाद भी ये बात करेंगे हमारे देखभाल करने के लिए, हमें अपना भाषा के लिए, जो वो पूरा नहीं कर पाए हैं। बिहारवासी बंगालियों के जितने भी दलित लोग हैं उन लोगों को बिहार की अनुसूची में शामिल किया जाए। ये इस बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बातचीत हुई थी। उन्होंने ये प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी तक उसकी पूरी नहीं हुई। 9 साल पहले मुख्यमंत्री द्वारा किए गए, उप मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वायदे के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अविलंब भाषाई अल्पसंख्यक कोषांग खोला जाए। जैसे ही भाषाई कोषांग खोलने से ये फायदा है कि अपने भाषा के लिए बात को सरकार के पास रख सकते हैं। तीसरी हमारी परेशानी है, तत्काल उप मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुसार शरणार्थी विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाए। अब जानते हैं सर, विकास प्राधिकरण तैयार करने से उनकी बात को सरकार जल्दी सुनती है, वो बात को समझती है, उनके समस्याओं को सरकार के पास रखा जा सकता है। हम लोगों ने सरकार को समझाया था कि ये जितने हमारे शरणार्थी भाई हैं इनके काफ़ी समस्याएं हैं, उनको समस्याओं को देखने के लिए, इनके आगे बढ़ाने के लिए एक शरणार्थी विकास प्राधिकरण बनाया जाए। हमारे उप मुख्यमंत्री इस चीज़ के लिए तैयार थे, श्री स्वर्गत सुशील कुमार मोदी जी। उन्होंने अपनी बात को भी रखी थी, उसका पेपर कटिंग भी है। आपने प्रेस के माध्यम से आप लोगों ने इस बात को काफ़ी दूर तक फैलाया था, लेकिन उनके जाने के बाद और जो भी सरकार की अपनी कारण हो, ये बात अभी तक पूरी नहीं हो सकी। बिहार बांग्ला अकादमी, क्योंकि बिहार ये अल्पसंख्यक भाषा है, इसका अकादमी होनी चाहिए। और आप ये जानकर आश्चर्य होंगे
बिहार में बंगला अकादमी बनाई गई थी और वो भारत का पहला बंगला अकादमी था। पश्चिम बंगाल का अकादमी बनने के पहले वो बनी थी। वो लगभग 30 साल तक ठीक ठाक से चली। अभी किसी कारण जो केवल सरकार जानती है, उस अकादमी को बंद कर दिया गया है। उसके लोग हैं, उसके लिए माना जाता है कि बंगला अकादमी है, लेकिन वो चल नहीं रही है। उसमें जो बंगला भाषा नहीं जानते उन लोगों का एक अफसर बनाकर उसे बंद रखा गया है। हमारी जो भाषा के लिए लड़ाई है, सरकार को समझाना है। ये अगर अकादमी होता बंगला अकादमी तो हम अच्छी तरह समझा सकते हैं। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इसका पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि हम लोग जितने बंगलाभाषी हैं ये भाषाई अल्पसंख्यक हैं। आयोग उन्हीं के देखभाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन किसी कारण से बिहार अल्पसंख्यक आयोग पिछले 15 साल से काम नहीं कर रहा है। अभी नियम कानून फिर से बनाया गया, लेकिन अभी तक वो काम नहीं कर रही है। ये आयोग होने से एक माध्यम होता है, जिस वक्त हम आयोग के माध्यम से अपनी समस्याओं को, भाषा की समस्या हो, हमारी जाति की समस्या हो, ये अल्पसंख्यक के अनुसार हम उसे रख सकते थे। आज हम वो रख नहीं पा रहे। विद्यालय व महाविद्यालय में बंगला पढ़ाने की जिम्मेवारी सरकार को है। हमने वो किताब छापना सरकार बंद कर दी है पिछले 15 साल से। हम किताब को दूसरी जगह से किताब छपवा कर उसको छात्रों को देते हैं, तो शिक्षक की वहाँ पर सिलेक्शन नहीं की जाती है, जैसे शिक्षक नहीं होते हैं। अगर किसी भाषा को हत्या करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। अगर शिक्षक नहीं दिया जाए, किताब नहीं दिया जाए, तो वो भाषा समाप्त हो जाएगी। आप कहिए अगर हमारी भाषा कहीं समाप्त कर दी जाए तो वो तो उसकी पूरे को समाप्त होने की बात हो जाएगी। ये एक गलत काम है। इंटरनेशनली भी किसी तरह भाषा को समाप्त नहीं कर सकते। उसके बावजूद पिछले कई सालों से, 8 सालों से बंगला किताब नहीं छापी गई है। बंगला शिक्षक नहीं है। अब एक मज़ेदार उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एमए में बंगला पढ़ाई जाती थी पटना यूनिवर्सिटी में। धीरे धीरे टीचर लोग, शिक्षक लोग जो बंगला पढ़ाते थे वो रिटायर कर गए। उसके बाद कुछ लड़के रह गए जो बंगला पढ़ाने के लिए उनके टीचर नहीं, उनको उर्दू विभाग, हिंदी विभाग किसी में डाल दिया गया। इस तरह कुछ दिन चला। उसके बाद जब नए टीचर वहाँ पर इंटरव्यू हुआ, टीचर ज्वाइन करने आए, तो कहा गया बंगला के छात्र नहीं हैं, आप किसको पढ़ाएंगे, इसलिए आप दूसरे किसी भाषा में योगदान दीजिए। उसका छात्रों को जब आए वहाँ पढ़ने के लिए, उन्हें कहा गया आपका शिक्षक तो नहीं है, तो अभी बंगला कैसे पढ़ाया जाएगा, इसलिए छात्र भी नहीं लिया जा रहा। ये एक बहुत मजेदार कहानी हमारे पटना यूनिवर्सिटी में हो रही है। और हमारे जो पढ़ने लिखने के लिए जो ज़रूरत है, पाठ्य पुस्तक प्रकाशन, शिक्षक नियोग, जैसा मैंने बताया, वो ठीक से नहीं है। आम सभा में इस बात को लेकर गुस्सा है कि सरकार वादा खिलाफी किया, क्योंकि 2009-2010 में जबकि यह पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला था, सरकार ने हमारे साथ, हम लोगों ने वोट बायकॉट किया था और सरकार ने हमें बुलाकर बैठा कर बात किया था। हम सभी बातों को मानेंगे, जो बात आज मैं रख रहा हूँ उस वक्त भी 2009-2010 में भी ये बात कही है। लेकिन सरकार ने कहा था आप वोट दे दीजिए, वोट देने के बाद आपकी सभी समस्याएं को, क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये बदला अपनी भाषा के लिए आप मांग रहे हैं, आपकी जो जाति प्रमाण पत्र के मांग रहे हैं, ये बात मान ली जाएगी। हम लोगों ने वोट में अपना अंशग्रहण किया। अंशग्रहण करने के बाद में सरकार जीत गई। लेकिन 2009-2010 में जो वादा हमारे मुख्यमंत्री ने किया था, जो अभी भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो वादा खिलाफी कहें या वो भूल गए कहें या आज उसको इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे कहें, वो बात पूरी नहीं है। आज हमारे मन में बात फिर भी है कि फिर इलेक्शन हमारे सामने आ रही है। उस वक्त हमने रोड में बैठकर हम लोगों ने बैठा था, सभा किया था, सरकार से बात की थी। लेकिन जब हम लोगों ने वोट बायकॉट कहा और वोट बायकॉट होने का 5 दिन पहले, वोट होने का 5 दिन पहले जब बातचीत हो गई, तब उन्होंने वोट दिया, उन्होंने जीता। आज लगता है कि लगभग हम वही हालत में पहुँचे हुए हैं। हमारी जो उनके साथ में समस्याएं थी अभी भी है और बात पूरी नहीं हो रही। तो आज हम अपने बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। वोट बायकॉट की बात फिर से करना चाहिए या सरकार के पास जाकर फिर हाथ जोड़ना चाहिए। इसलिए ये आज की मीटिंग हो रही है और हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं।
इलेक्शन 2025 में होने वाला है, तो जो इसके पूर्व में वादा खिलाफी जो सरकार ने की है, तो क्या लगता है कि इस बार आप लोग वोट बहिष्कार की तरफ जाएंगे या सरकार को एक प्रतिवेदन मिलेंगे? हम लोग सरकार से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि हमारी बातचीत जो हुई है, हमारी पूरा बिहार बंगाली समिति ने राय दी है, जिस तरह आपको 2009 में हुई थी, इसलिए आप फिर से हमें प्रॉमिस करके बताइए आप ये बात करेंगे कि नहीं। मैं सरकार इलेक्शन एक बार, मैं बिहार का वासी हूँ, इसलिए बिहार के सरकार में कुछ गड़बड़ी हो जाए, ये आप वोट होगा, हम लोग वोट बायकॉट करेंगे, आप परेशानी में होंगे, ये इस तरह से कोई पॉलिटिकल अपहीवल करना नहीं चाहता, लेकिन सरकार से फिर बात करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, एक बार आपने वोट बायकॉट प्रॉमिस करके हमें लौटाया था, प्रॉमिस करके, अगर वो प्रॉमिस आपने नहीं रखा तो फिर वोट बायकॉट की हालत में पहुँचे, तो हम तो फिर वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे, बीच बाजार में। इसलिए सरकार के पास बात रखेंगे, अगर सरकार बोले कि हम नहीं मान सकते हैं तो हमारे या आपके पास और तो कोई उपाय रहता नहीं। आज के दिन में वोट बायकॉट करना एक ही उपाय है जिससे आप शांति से कोई काम कर सकते हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती आपकी बात, तो आगे क्या स्टेप लेंगे? ये तो मैं कह चुका हूँ क्या स्टेप लूँगा, मरने वाला क्या नहीं करता, तो मरता हो तो लड़ने के लिए कुछ भी करेगा। ये लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास वही है, वोट बायकॉट। बस बोले एक बार हम लोग करके सरकार बोली कि इस बार आप लोग वोट दीजिए, हम लोगों ने वोट दिया, लेकिन सरकार उसमें से एक भी वादा को पूरा नहीं किया। तो हमारी मजबूरी है, चूँकि हम भाषाई अल्पसंख्यक हैं, हमारा संख्या कम है, हमारे पास एक वही रास्ता है। पहले ही हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो कहा, पहले सरकार के पास हम लोग आवेदन फिर से देकर मिलेंगे, अगर वो उस आवेदन पर पूरा विचार करते हैं तो ठीक है, ये तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास वही है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। সমাজের সহযোগিতার কথা ভুলে গেছে, যার ফলে কমিটি বেশি দিন চলে। তারপরে আমরা যখন 2006গুলোকে রাখতে চেষ্টা করি, এই মাধ্যমেই আমরা বিগত একটা বিহার বাঙালি সমিতির যে বিরাট একটা সম্মেলন করেছিলাম, সবাই ওখানে ছিলেন। খুব ভালোভাবে সরকারকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করলাম। ওখানকার বর্তমান যে ভারত সরকারের মন্ত্রী সতীশচন্দ্র দুবে এবং অন্য সদস্যগণকেও আমরা আমন্ত্রণ করেছিলাম। সুনীল কুশওয়াহা যে সাংসদ আমাদের ওখানকার বাল্মীকিনগরে, এবং অন্যান্য লোক আসছিলেন, সম্মানিত লোক, যে সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখে। আমরা সমস্যারূপে ওখানে রাখি, সরকারকে বোঝাই যে আমাদের কি দরকার, কি আমরা বাধ্য, আমাদের অধিকার কি, আমাদের হক কি। এই মিটিংয়ে একটা জিনিস বুঝেছি, সমস্যার নিদান তবেই হবে যখন আমরা বাঙালি হয়ে, বাঙালি হিসাবে সংগঠিত হয়ে যদি কাজ করি। এখানে যেমন পরিস্থিতি আজাদির সময়ও আমাদের ছিল, বাঙালিরা বিভাজিত হয়ে খণ্ড খণ্ডভাবে কাজ করার ফলে আমরা অনেক, আমাদের পূর্বজরা কষ্ট পেয়েছেন, আমাদের স্থিতি এখনো সেই রূপে। এই বর্তমান সময়ে যদি আমরা সংগঠিতভাবে এক বাইরে যদি কাজ না করি, আমার মনে হয় আমার গার্জিয়ান শ্রী নীতিশ বিশ্বাস মহাশয় বললেন যে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে পারে। এখানে আমরা সুখে আছি, তারপরে যে আমরা কত কষ্ট করব আমাদের ছেলে, আমাদের ভবিষ্যৎ, সেটা চিন্তা করতে হবে। নানানভাবে যদি আমরা বেঁচে যাই, জাতির হিসাবে, ভাষা হিসাবে, ছাত্র হিসাবে, তো কি এভাবে আমাদের সংগঠন মজবুত হবে? মাননীয় গোবিন্দবাবু, ডাক্তার কৃষ্ণদান, তারপরে বাংলা টিচারের জন্য জগদীশ, একটা ছেলে আছে এখন মাস্টার, রাজ ইন্টার কলেজে পদস্থাপিত। ও অনেক চেষ্টা করে বিভিন্ন কলোনিতে ঘুরে বাংলা স্কুলে, প্রত্যেক আমাদের পশ্চিম চম্পারণে 46টা কলোনি আছে, 46টা কলোনিতে প্রায় 40টা কলোনিতে বাংলা স্কুল আছে। যখন পুনর্বাসন হয়েছে 1956 থেকে নিয়ে 1971-এর মাঝখানে বিভিন্ন কলোনিতে
সেখানে সরকার একটা স্কুল তৈরি করেছিল, প্রাইমারি স্কুল। কোথায় কোথায় সেটা এখন মিডল স্কুল হয়েছে, হাই স্কুলও আছে। কিন্তু ক্রমে তখন বাংলা টিচার ছিল আমাদের মধ্যে, যারা বাংলা জানতেন ওনারা স্কুলে পড়াতেন। আমাদের হাজারি ক্যাম্প এখানে পাশেই আছে, ওখানে প্রায় 25-30 হাজার বাঙালি ছিল, ওখানে স্কুল ছিল। আমাদের মধ্যে যারা বাংলা জানতেন ওরা টিচার ছিলেন। ক্রমে ক্রমে বাংলা টিচার রিটায়ার করতে শুরু করলেন এবং টিচারের যে সিটগুলি ছিল সেগুলি ভ্যাকেন্ট হয়ে যায়। তারপর 1988-তে 28টা বাংলা টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। তখন আমাদের সেক্রেটারি এবং কমিশনার ছিলেন ভাস্কর ব্যানার্জি। उन्हीं नीचे डायरेक्ट चिट्ठी लिखे डीओ के पाठलन जे पश्चिम चंपारण में 46 कॉलोनी है, जिसमें बांग्ला भाषा के लगभग 5000 स्टूडेंट्स हैं। उन लोगों के पठन पाठन को सुचारू करने के लिए आपके जिला में दिए गए 270 इकाई के विरुद्ध में 16 बांग्ला यूनिट को सैंक्शन किया जाता है। उसके अपॉइंटमेंट करके मुझे अवगत करें। तो 16 जन अपॉइंटमेंट हलो। তারপরে আবার 2088-তে 7 জন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। তারপরে 28 বছর পর্যন্ত বাংলা টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমরা ডাক্তারকে বলি যে স্যার এখন তো বাংলা টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে, কী করা যায়? উনি হাইকোর্টে কেস করলেন, কেস আমরা জিতেছি। তারপর